भारत के प्रधानमंत्री ब्रुनई और सिंगापुर की विजिट से अभी हाल ही में वापस आए हैं। आज के इस वीडियो में इसी के ऊपर एनालिसिस करके देखेंगे कि इस विजिट से भारत को क्या मिला। सबसे महत्वपूर्ण जानने की चीज जो है वो ये है कि भारत की रणनीति साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया को लेके जो है उसका नाम है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है एक एक्शन ओरिएंटेड पॉलिसी है, जिसके तहत भारत आज की डेट में साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया के जो देश हैं उनके साथ एक आर्थिक तौर पर, सुरक्षा के तौर पर, स्ट्रेटेजिक के तौर पर और सबसे महत्वपूर्ण कल्चरल लेवल पर एक रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करना चाहता है। ब्रुनई, जो कि सबसे महत्वपूर्ण देश इस पूरे इलाके में है, उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी है कि उस लोकेशन के आसपास के जितने भी देश हैं वो भारत के लिए इस समय हाई प्रायोरिटी देश हैं, खास करके आर्थिक तौर पे। इसकी शुरुआत होती है 1990 के दशक में। 1990 के दशक में जब भारत की कमांड इकोनॉमी को हमने खत्म किया और एक मार्केट बेस्ड इकोनॉमी अपनाई, तो 1991 से लेके 1993 तक का जो समय था, उस समय में हमने एक रणनीति के तहत एक लुक ईस्ट पॉलिसी चालू की थी। ये जो लुक ईस्ट पॉलिसी थी, इसके तहत हमने साउथ ईस्ट ईस्ट एशिया को प्रायोरिटाइज किया था। लेकिन समस्या दो थी। लुक ईस्ट पॉलिसी 2014 तक चली। लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत हमने साउथ ईस्ट ईस्ट एशिया के साथ आर्थिक तौर पर संबंध अच्छे बनाए। हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन गुड्स एंड सर्विसेज जो आसियान है, जो 1967 में बना था, उसके साथ भी साइन किया। लेकिन समस्या ये थी कि ना तो हमारे संबंध साउथ ईस्ट ईस्ट एशिया के साथ लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत कोई स्ट्रेटेजिक लेवल पर हो पाए, ना ही हमारे संबंध उनके साथ कोई क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में हो पाए। 2014 में जब सरकार बदली, तो उस समय अमेरिका की तरफ से भी सुझाव दिया गया भारत को कि अब आप अपनी लुक ईस्ट पॉलिसी में कुछ बदलाव लाइए। और 2014 में सरकार बदलने के बाद भारत ने एक नई रणनीति के तहत एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी को अपनाया। लुक ईस्ट पॉलिसी को जब हमने रिमूव करके जब एक्ट ईस्ट पॉलिसी अपनाई, उस समय हमने तीन चीजें सबसे महत्वपूर्ण करी। सबसे पहला हमने देखा कि कौन से ऐसे देश हैं जिनके साथ संबंध हमारे को एटमोस्ट हाईएस्ट लेवल पे रखने की आवश्यकता है। उसमें से सबसे पहला देश जो हमने आइडेंटिफाई किया वो था जापान। क्योंकि जापान की जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है और जापान के आसपास जो रूस से लेके हमारा उस पूरे इलाके में व्यापार है, सखलीन ऑयल ब्लॉक्स जो रशिया की हैं, जिनका बिल्कुल ही जापान से बहुत ही ज़्यादा जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी है, जहां पर ओएनजीसी का इस समय ओएनजीसी विदेश लिमिटेड का बहुत बड़ा स्टेक है। उन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए एक्ट ईस्ट पॉलिसी का सबसे महत्वपूर्ण देश जो आइडेंटिफाई किया गया पहले नंबर पर वो था जापान। दूसरे नंबर पर हमने जो सबसे महत्वपूर्ण देश आइडेंटिफाई किया वो था म्यांमार। म्यांमार हमने इसलिए आइडेंटिफाई किया, आप महत्व इस चीज से भी समझ सकते हैं कि भारत ने अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी का अनाउंसमेंट भी म्यांमार के अंदर ही किया था। तो जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी का हमने अनाउंसमेंट भी म्यांमार में किया वो इसलिए किया क्योंकि म्यांमार से कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, इन सारे देशों के साथ जो एक हमारा एपी सेंटर बन सकता है वो म्यांमार के थ्रू बनेगा। और म्यांमार क्योंकि भारत के नॉर्थ ईस्ट से लेके कंबोडिया, लाओस, वियतनाम और थाईलैंड के साथ कनेक्टिविटी भी रखता है, तो हमने म्यांमार को दूसरा फलक्रम देश बनाया। और तीसरा सबसे क्रूशल देश जो था वो था सिंगापुर। सिंगापुर इसलिए क्योंकि भारत के संबंध सिंगापुर से शीत युद्ध के दौरान से ही बड़े अच्छे गहरे रहे थे। सिंगापुर के जो हेड ऑफ द स्टेट ली क्वान यू हुआ करते थे, उनका भारत के साथ संबंध उस समय से बहुत गहरा था। और तो और सबसे बड़ी बात ये भी है कि शीत युद्ध के दौरान ही सिंगापुर मात्र पूरे विश्व में एक ऐसा देश हुआ करता था जो इस चीज का खुलेआम प्रचार करा करता था कि भारत को मिलिट्री ट्रेनिंग दूसरे देशों को देनी चाहिए। और ये चीज उसने 1971 की जंग जब हमने पाकिस्तान का भूगोल तो बदल के उसके दो टुकड़े कर दिए थे, उसके बाद से सिंगापुर ने ये अभियान चलाया था। तो सिंगापुर हमारे लिए एक बड़ा क्रूशल देश उस समय से था। और जब हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसी अपनाई तो तीसरे नंबर पर उसकी महत्व वहां पर देखी गई। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में ब्रुनई कहाँ से आया। ब्रुनई एक ऐसा देश था जिससे हम लोग हमेशा से ऑयल खरीदा करते थे। ऑयल इसलिए लिया करते थे क्योंकि ब्रुनई में एक सुल्तान है और ब्रुनई एक सुन्नी मुसलमान देश है और सऊदी अरेबिया सुन्नी मुसलमानों देशों का लीडर है। और हमारे क्योंकि संबंध सऊदी अरेबिया से 1950 से तेल के रिलेटेड संबंध हमेशा गहरे रहे हैं, उसी कॉन्टेक्स्ट में ब्रुनई के साथ हमारे रिश्ते खास करके ऑयल को लेके बड़े अच्छे थे। समस्या क्या थी? समस्या सिर्फ ये थी कि ब्रुनई के पास केवल तेल बेचने को था। हम ब्रुनई को बार बार ये कहते थे कि आपके यहाँ पर जो ऑयल ब्लॉक्स हैं वहां पर ओएनजीसी को आने दीजिए। यदि हमारी ओएनजीसी आएगी, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड अगर आपके ऑयल ब्लॉक्स में आपके साथ पार्टनरशिप करेगी, तो उससे हमारे को भी ऑयल एक्सप्लोरेशन में एक फायदा मिलेगा। जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि यही चीज रूस हमारे को सखलीन ऑयल ब्लॉक्स में दे रहा था।
यही परमिशन उसने ओएनजीसी विदेश लिमिटेड को ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए वहां पर दी। लेकिन जितनी बार हमने ब्रुनई को कन्विंस किया, ब्रुनई इस चीज को कभी नहीं माना, क्योंकि ब्रुनई हमेशा जो है लार्जली सऊदी अरेबिया के ऑर्बिट में और उसी के अम्ब्रेला में ऑपरेट करता था। तो ब्रुनई ने हमेशा हमारे को ये बात बोली कि आप हमारे साथ खरीद फरोख्त का रिश्ता रखिए, तेल आपको खरीदना है आप आइए खरीदिए, हम बेचेंगे, आप तेल लेके चले जाइए। इसके बियॉन्ड ब्रुनई ने भारत के साथ किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं बनाया। लेकिन आज की डेट में ब्रुनई जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इस तेल के व्यापार से एक अलग देश बन चुका है। अलग देश क्यों बन चुका है? उसके दो कारण हैं। सबसे पहला कारण है ब्रुनई की स्ट्रेटेजिक लोकेशन। ब्रुनई इस समय एक ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है कि जहां पर यदि आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो उसके आसपास के जितने देश हैं उन सारे देशों में चीन का एक बहुत बड़ा खतरा है। खतरा क्या है कि चीन आज की डेट में एक एक्सपेंशनिस्ट आइडियोलॉजी अपना रहा है। इसके तहत वो हर देश के ऊपर कुछ ना कुछ किसी न किसी प्रकार का कोई अनशंट किस्म का क्लेम डाल देता है, हिस्टोरिकल नैरेटिव बनाकर। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि ब्रुनई आज की डेट में खुद चीन की इन हरकतों से परेशान होकर दूसरे ऐसे देशों के साथ संबंध बनाना चाह रहा है जिससे कि वो चीन के ऊपर एक नजर रख पाए। इस कॉन्टेक्स्ट में भारत यहां पर एक बड़ा महत्वपूर्ण देश बन के आता है और भारत आज की डेट में जो ब्रुनई के साथ एंगेज कर रहा है वो अब तेल के साथ नहीं कर रहा है। आप भारत और ब्रुनई के बीच में जो ओवरऑल एंगेजमेंट का डिफरेंस आया है इस चीज को देखिए कि आज तक भारत यदि ब्रुनई के साथ एंगेज करता था तो उसका सारा का सारा एंगेजमेंट केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ तेल रिलेटेड था। लेकिन अब जो हाल ही में विजिट हुई, इस विजिट ने ब्रुनई के साथ रिश्तों को कंप्लीटली बदल दिया, क्योंकि अब हम ब्रुनई के साथ एंगेज कर रहे हैं डिफेंस लेवल पर, स्ट्रेटेजिक लेवल पर, इंटेलिजेंस लेवल पर। अब ब्रुनई के साथ एक नई दिशा खुली है। ब्रुनई के साथ जो भारत का एंगेजमेंट होगा, इससे ब्रुनई की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उसका फायदा भारत भी उठा पाएगा और ब्रुनई की स्ट्रेटेजिक लोकेशन का एडवांटेज के तहत और भारत से एंगेजमेंट के तहत ब्रुनई जो है वो इसके साथ साथ चीन के ऊपर भी नजर रख पाएगा। अब आते हैं बात सिंगापुर के ऊपर। सिंगापुर महत्वपूर्ण किस लिए था ये मैंने आपको एक्ट ईस्ट पॉलिसी के पॉइंट के पहले ही बात बताई। लेकिन अब दूसरी चीज को समझिए कि जब हम बात करते हैं सिंगापुर की, इस समय भारत सिंगापुर के साथ इसलिए एंगेज करना चाहता है क्योंकि सिंगापुर एक बड़ा महत्वपूर्ण देश है क्रिटिकल मिनरल्स को लेके। आज की डेट में जितने भी क्रिटिकल मिनरल्स हैं जो कि डीप सी इलाके में पाए जाते हैं, और जो डीप सी एरिया की मैं बात कर रहा हूं वो है इंडो पैसिफिक एरिया। इंडो पैसिफिक एक ऐसा बेल्ट है जिस एरिया में डीप सी मिनरल्स बहुत ज्यादा है। और डीप सी मिनरल्स का जब हम शब्द प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर हम तीन स्पेसिफिक डीप सी मिनरल्स की बात करते हैं। पहला है पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, दूसरा है पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स और तीसरा है कोबाल्ट रिच फेरोमैंगनीज क्रस्ट्स। ये जो तीन डीप सी मिनरल्स हैं, इन तीन डीप सी मिनरल्स आज की डेट में पूरे विश्व के अंदर सबसे महत्वपूर्ण डीप सी मिनरल्स माने जाते हैं। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि यदि अगर आप इन डीप सी मिनरल्स को देखें तो यहाँ पर समस्या ये है कि चीन आज की डेट में इन डीप सी मिनरल्स के ऊपर अपना दबदबा बनाने की बहुत कोशिश कर रहा है। और वो इसलिए कोशिश कर रहा है क्योंकि इन डीप सी मिनरल्स की आज की डेट में आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के रिक्वायरमेंट लेवल पर बहुत हाई रिक्वायरमेंट है। सबसे पहली बात, इन डीप सी मिनरल्स का खास करके पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स, कोबाल्ट रिच फेरोमैंगनीज क्रस्ट्स जो हैं, इनका प्रयोग सबसे पहली बात तो बहुत महत्वपूर्ण तरीके से ड्रोन्स में होता है। दूसरा, एयरक्राफ्ट्स की जितने भी इंजन्स होते हैं, इंजन्स को कनेक्ट करने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स बनाए जाते हैं उनमें होता है। तीसरा, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में होता है। चौथा, आज की डेट में जितनी भी टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री है और खास करके जो सैटेलाइट इंटरनेट जो कि एक फ्यूचर इंटरनेट है उसमें होता है। और पांचवा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो आप चीज को समझ लीजिए कि जितने भी ये पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स हैं, जितने भी डीप सी मिनरल्स हैं जिनको हम क्रिटिकल मिनरल्स कहते हैं, इनका आज की डेट में आने वाले समय में रिक्वायरमेंट बहुत हाई है। और तो और क्योंकि ये सारे के सारे मिनरल्स का प्रयोग क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी के लिए हो रहा है, इस कारण से भारत अपने आप को एक आने वाले समय में क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन इकोनॉमी बनाना चाहता है। इस रीजन से वो उन सारे देशों के साथ एंगेज करना चाहेगा जो कि इन क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज और क्रिटिकल मिनरल्स वाली जो टेक्नोलॉजीज हैं उसमें माहिरता रखते हैं। सिंगापुर इसमें एक प्रसिद्ध देश है। क्यों? क्योंकि सिंगापुर ने पिछले कई सालों से साउथ कोरिया के साथ मिलके बहुत गहरी रिसर्च करी है क्रिटिकल मिनरल्स में और खास करके
डीप सी मिनरल्स में। अगर साउथ कोरिया आज की डेट में एक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पावर है ताइवान की तरह, तो उसी तरीके से सिंगापुर आज की डेट में साउथ ईस्ट एशिया के अंदर एक बहुत बड़ी शक्ति है डीप सी माइनिंग करने के लिए क्रिटिकल मिनरल्स की। अब सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर एक आती है। समस्या ये आती है कि 1982 में यानी कि 1982 में एक बड़ा महत्वपूर्ण इंटरनेशनल लॉ बना था जिसको हम यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज यानी कि यूएन क्लॉज कहते हैं। इस यूएन क्लॉज के तहत एक इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी क्रिएट की गई थी। इस इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के तहत एक बात यह बोली गई थी कि इसके अंदर एक लीगल एंड टेक्निकल कमीशन होगा। ये जो लीगल एंड टेक्निकल कमीशन जिसको एलटीसी कहते हैं, ये बेसिकली पूरा रेगुलेट करेगा डीप सी मिनरल्स को। उस समय 1982, 1980 और 90 के दशक में डीप सी मिनरल्स की आवश्यकता क्योंकि बहुत से देशों को थी नहीं, इस कारण से उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई रिसर्च और किसी प्रकार की कोई भी प्रकार की समस्या जो है वो डेवलप नहीं की गई। लेकिन चीज को समझने की कोशिश कीजिए। 1982 में जब यूएन क्लॉज का गठन हुआ, उस समय अमेरिका ने यूएन क्लॉज को नहीं अपनाया। यूएन क्लॉज को उसने ना तो रेटिफाई किया, ना उसने उसको साइन किया। इस कारण से यूएन क्लॉज में आज तक अमेरिका इस पूरे प्रक्रिया के पार्ट में है ही नहीं। और इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी जो है, उसके अंदर भी यूनाइटेड स्टेट्स का, यूएस का कोई रोल नहीं है। इस कारण से अब हो क्या रहा है? अब समस्या ये आ रही है कि जब से डीप सी मिनरल्स पाए गए हैं, जब से डीप सी मिनरल्स पाए गए हैं, तब से अमेरिका का यूएन क्लॉज से बाहर होना और अमेरिका का इस पूरे रूल बेस्ड रेजिम में ना होने के कारण यहां पर एक बहुत बड़ा वॉइड है कि इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के जो रूल्स हैं, इनको कौन बनाएगा, इनके ऊपर चर्चाएं कौन करवाएगा? किसी ना किसी बड़ी शक्ति को तो होना है वहां पर। अब क्योंकि अमेरिका वहां पर नहीं था, इस कारण से चीन ने उस स्पेस को कैप्चर कर लिया है। और आज की डेट में चीन इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोसीजर्स जितने भी हैं, इन सबको डिसाइड करने की क्षमता रखता है। और वो ये क्षमता भी नहीं रखता, बल्कि वो रूल्स, रेगुलेशन, प्रोसीजर्स को बना भी रहा है और तोड़ भी रहा है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आज से 1 साल पहले की बात है कि क्योंकि अमेरिका इस पूरे यूएन क्लॉज और इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी का हिस्सा नहीं है, तो उसने अपने ही एक प्रतिनिधि यानी कि फ्रांस को बोला कि भाई आप क्योंकि इसके सहयोग में हैं, आप क्योंकि यूएन क्लॉज का हिस्सा हैं, तो आप यूएन क्लॉज में इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी की जब मीटिंग हो, तब आप उस समय एक प्रपोजल लेके आइएगा। फ्रांस लास्ट ईयर एक प्रपोजल भी लेके आया और वो प्रपोजल ये था कि फ्रांस ने बोला कि भाई जितनी भी ये डीप सी माइनिंग है, इसके ऊपर एक टोटल बैन लगा देना चाहिए। फ्रांस ने ये बात इसलिए बोली क्योंकि फ्रांस ने कहा कि भाई जो डीप सी माइनिंग है, इसके आज की डेट में कोई साइंटिफिक रिसर्च नहीं हुई है। हमें कुछ नहीं पता है कि भाई इसके पीछे की कोई साइंस भी है या नहीं। और उसने ये तक भी बोला कि भाई क्योंकि जो सी फ्लोर है यानी कि समुद्र का जो पूरा फ्लोर है, उस सी फ्लोर की आज तक कोई रिसर्च भी नहीं हुई है कि कितने मिनरल्स कहाँ पाए गए हैं। तो इस कारण से समुद्री इन्वायरमेंट को, पर्यावरण को प्रोटेक्ट करने के लिए आप सीबेड माइनिंग पे जब तक इन्वायरमेंट के रूल्स नहीं बनते, तब तक इसके ऊपर कंप्लीट बैन लगा दिया जाए। अब चीन को जैसे ही इस चीज की भनक लगी कि भाई फ्रांस इस प्रकार का प्रपोजल लेके आया है, चीन ने उसी समय इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी में इस प्रपोजल को ब्लॉक कर दिया। अब इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी जो है, ये पूरी की पूरी ये चलती है कंसेंसस से। अब फ्रांस का प्रपोजल आया और चीन ने ब्लॉक कर दिया, यानी कि मामला खत्म। तो आप इस चीज को समझिए कि इस पूरे प्रक्रिया के अंदर जो भारत है, वो आज की डेट में इस चीज को समझ रहा है। वो ये देख रहा है कि यहाँ पर एक सुपर पावर राइवलरी चल रही है। वो ये देख रहा है कि भाई यहाँ पर फ्रांस अमेरिका के बिहाफ पे अगर आज काम कर रहा है, तो कल ब्रिटेन अमेरिका के बिहाफ पे काम करेगा, परसों कोई तीसरा देश काम करेगा। और ये चीन और इन दोनों के जो आपसी लड़ाइयां हैं अमेरिका की, खास करके डीप सी मिनरल्स को लेके, इससे पहले कि इन दोनों की लड़ाई का खमियाजा डीप सी माइनिंग पे हो, तो भारत ने ये क्विक कदम उठाया है। इस क्विक कदम में उसने जो सिंगापुर के साथ एंगेजमेंट किया, उस एंगेजमेंट के तहत उसने अब ये चीज इंश्योर कर ली कि आने वाले समय में सिंगापुर की जो माहिरता है डीप सी माइनिंग के अंदर, सिंगापुर की जो माहिरता है इस एडवांस्ड टेक्नोलॉजी ऑफ क्रिटिकल मिनरल को एक्सप्लॉइट करने की, उसके साथ वो एंगेज करके आज की डेट में भारत को एक सप्लाई चेन का हिस्सा बना ले। तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि भारत की तरफ से ये जो स्मार्ट मूव अभी किया गया, एक लार्जर अम्ब्रेला में जिसमें एक बहुत बड़ा राइवलरी चल रहा है अमेरिका और चाइना के बीच में,
इस राइवलरी के तहत भारत ने ये जो कदम सिंगापुर के साथ जाके उठाया, इस कदम के तहत हमने सबसे पहले अपना रिलेशन सिंगापुर के साथ एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप लेवल पर अभी बढ़ाया। इसके बढ़ाने से अब हमारे को फायदा ये मिल जाएगा कि सिंगापुर को अब हम एक स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन दे पाएंगे। इस स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन के साथ साथ एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज ये भी होगी कि आने वाले समय में भारत और सिंगापुर इस पूरे के पूरे गेम प्लान में इस तरीके से एंगेज कर पाएंगे कि अब वो डीप सी माइनिंग को शांतिपूर्वक तरीके से, जब तक इंटरनेशनल लेवल पर चीजें अपने आप सॉर्ट आउट राइवलरी की नहीं होती हैं, वो एक्सप्लोर करते रहेंगे। तो सिंगापुर अपनी माहिरता को एक्सप्लोर करते हुए डीप सी मिनरल्स को एक्सप्लोर करेगा। उन डीप सी मिनरल्स को लाके भारत लाया जाएगा। भारत यहाँ पर एक सप्लाई चेन पूरी बनाएगा और आने वाले समय में भारत एक डीप सी मिनरल्स का, क्रिटिकल मिनरल्स का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बन जाएगा। तो ये जो 2 विजिट्स हुई ब्रुनेई की, जहां पर ब्रुनेई में हमने एक डिफेंस लेवल का एंगेजमेंट, स्ट्रेटेजिक लेवल का एंगेजमेंट, ताकि ब्रुनेई के साथ एंगेज करके हम ब्रुनेई में और ब्रुनेई के आसपास के देशों से रिश्ते बना पाए, और ब्रुनेई हमारे साथ एंगेज करके चीन के ऊपर नजर रख पाए, क्योंकि वो चीन की गतिविधियों से आज की डेट में नाखुश है। और दूसरा सिंगापुर, जहां पर हमने एक बहुत ही स्मार्ट मूव करते हुए एक लार्जर जो अम्ब्रेला राइवलरी की चल रही थी, उस राइवलरी की अम्ब्रेला को काटते हुए हमने अपना फायदा देखते हुए अपने नेशनल इंटरेस्ट में ये काम कर लिया। तो आई होप इस विजिट की पूरी जो पूरी जियोपॉलिटिकल बैकग्राउंडिंग थी वो अब आपको क्लियर हो गई होगी। धन्यवाद।